Hey everyone, this lecture we're going to cover the पॉलिटी के फेडरलिज्म वाले टॉपिक। बेसिकली क्या है कि इंटर स्टेट रिलेशन की, स्टेट और स्टेट का क्या रिलेशन है, ठीक है, इनमें क्या डायनामिक्स चल रहे हैं, एंड योर सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस की, सेंटर एंड द स्टेट्स। ये क्या हो गया आपका वर्टिकल फेडरलिज्म हो गया, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म की, स्टेट एंड स्टेट के बीच में। ये कुछ हमारे लिए खास बात नहीं है, हमको एग्जाम के लिए क्या समझना है, प्रीलिम्स के लिए हम उतना ही समझेंगे। देखो मेंस के लिए जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग तरीके से, उसका अप्रोच ही अलग है, बट प्रीलिम्स के लिए क्या करना है वो यहाँ समझते हैं हम लोग। सबसे पहले चीज़ समझो कि अगर मैं सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता हूँ आपसे, इफ़ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द सेंटर स्टेट के रिलेशन, तो यहाँ पे जो रिलेशन की बात हम कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन हम बात करने में इंटरेस्टेड हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द रिलेशंस। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस पहला रिलेशन होता है आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, मतलब कि लॉ मेकिंग रिलेशन, ये कैसे लॉ बना रहे हैं। सेकंड रिलेशन इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में क्या क्या रिलेशन है सेंटर और स्टेट का। तीसरा आपका फाइनेंशियल रिलेशंस की फाइनेंसेस के मामले में व्हाट इज द डायनामिक्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कि कैसे फाइनेंस शेयर होता है। जीएसटी का आपका है ना, जीएसटी कलेक्ट कौन करेगा, जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट में कैसे होगा एंड स्टेट में कैसे होगा। दिस विल कम अंडर दिस फाइनेंशियल वाले, ठीक है। ओके, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, यूनियन लिस्ट होती है, यहाँ पे एक स्टेट लिस्ट होता है, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। इसमें जो लॉ है वो सेंटर बनाएगा। ये भाई ये चीज़ है ना कि इस लिस्ट में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी सब्जेक्ट होंगे, इस पर लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, सेंटर की है। ओके, जो स्टेट लिस्ट में जो लॉ है, जो लिस्ट है कि ये टॉपिक्स हैं, इस पे लॉ कौन बनाएगा, इस पे लॉ बनाएगा ऑफकोर्स हमारा स्टेट बनाएगा। और कंकरेंट पे बोथ सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक लॉस। बट यहाँ पे अगर अगेन यहाँ पे अगर आता है कि डिस्क्रिपेंसी होती है कि सेंटर स्टेट अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, प्रिवेल कौन करेगा, सेंटर विल बी स्टेट ग्रेटर देन द स्टेट, सेंटर प्रिवेल करेगा। अब यहाँ पे एक बात हमको दिमाग में एकदम बसा के रखनी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया इज अ फेडरल नेशन। यस, ऑन पेपर क्या है, यूनिटरी, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो इंडिया में यूनियन है कि फेडरलिज्म है। देखो इंडिया में फेडरलिज्म है, एंड फेडरलिज्म आपका तो है ही, बट फेडरलिज्म विद अ यूनिटरी बायस कि हमेशा सेंटर जो होगा विल बी ऑलवेज पावरफुल देन द स्टेट्स, हमेशा। तो सेंटर और स्टेट को जो भी चीज़ अगर देगा ना, दैट विल बी काइंड ऑफ एन अपीजमेंट और लॉलीपॉप की तरह होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली पावर विल बी इन द हैंड्स ऑफ सेंटर। ये बहुत तरीके से हमको मेंस में लिखना होता है, बट प्री के लिए समझो इतना। देख रहे हो यहाँ पे कि यूनियन लिस्ट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, नंबर भी यहाँ पे ज़्यादा है, और अगर कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बना रहे हैं, अगर यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, तो प्रिवेल किसका करता है, सेंटर का ही करता है, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि किस एरिया में कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, सेंटर करेगा, स्टेट करेगा, क्या क्या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है किसका किसका, वो कहाँ बात का एडमिनिस्ट्रेशन बात करेंगे हम लोग। देन फाइनेंसेस कि लोन लेना हुआ, तो यहाँ देखो कि जो स्टेट है ना, स्टेट फॉरेन से लोन नहीं ले सकता विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंटर, ठीक है। ये फॉरेन से लोन नहीं ले सकता, ये कहाँ दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द स्टेट पावरफुल, सॉरी सेंटर द पावर, सेंटर को पावरफुल बनाया कि सेंटर बाहर से लोन ले सकता है फॉरेन से, बट स्टेट कैन नॉट डू दैट। सो द फाइनेंशियल पावर ऑफ स्टेट इज लिमिटेड एज कम्पेयर टू सेंटर्स। ये हमारे सेंटर इज मोर पावरफुल, सेंटर कैन, यस। तो ये कहाँ हुआ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही हुआ है। अब एग्जाम में गलती ना करना कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर कमिंग बैक टू द एग्जैक्ट टॉपिक कि क्या पढ़ना है। आई एम ओपनिंग माई लक्ष्मीकांत, यू शुड ऑल्सो ओपन लक्ष्मीकांत से ही चलेंगे हम लोग 1 by 1 करके, ठीक है, कि एमसीक्यू क्या बनते हैं। ओके, तो पहला इसमें दिया हुआ है आपका कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस, तो यही बात करेंगे पहले, ये वाला लेजिस्लेटिव रिलेशंस कि सेंटर स्टेट में क्या लेजिस्लेटिव रिलेशन है। पहला देखो कि हमारा लॉ मेकिंग में क्या है, तो इसमें जो पहला टॉपिक ये कहता है कि भाई ऑब्वियसली यहाँ पर लिस्ट है, 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। मैंने बता दिया पहले आपको ये चीज़। ओके, इसमें सेकंड चीज़ ये कहते हैं, हमें देखना है क्या कि एक बात बताओ कि अगर मान लो कि मेरे पास अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो ये पार्लियामेंट का लॉ बनाया हुआ कहाँ काम करेगा, पूरे कंट्री में काम करेगा। यस, इट विल वर्क इन द इंटायर कंट्री, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को स्टेट ने लॉ बनाया, तो क्या उसी स्टेट में काम करेगा, यस, विद इन द पर्टिकुलर स्टेट। यानी अगर यूपी का है तो यूपी में ही काम करेगा, बिहार का तो बिहार में ही काम करेगा, एमपी का तो एमपी में ही काम करेगा, विद इन द स्टेट्स, ठीक है। ओके, हो गया यहाँ तक, ऑलराइट। चलो ये बात हो गई। अब मैं बोलता हूँ आपको कि सेंटर का लॉ बना, ठीक है, क्या कोई एक्सेप्शन भी है, क्या सेंटर ने पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, सेंटर ने लॉ बनाया मतलब कि पार्लियामेंट लॉ बनाया, इतनी चीज़ तो क्लियर है। ओके, क्योंकि पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ द यूनियन। ओके, तो इफ आई से एट एनी गिवन टाइम इफ अ सेंटर इज मेकिंग, लेट्स से कि लॉ नेमिंग एक्स लॉ बनाया, अभी क्या ये एक्स लॉ इंडिया के हर एक टेरिटरी में एप्लीकेबल होगा या फिर कोई एक्सेप्शंस भी होंगे। यस, एक्सेप्शंस हैं। तो देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, या फिर एप्लीकेबल है भी तो उसकी लिमिटेशंस हैं। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि लिमिटेशंस टू द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज मेड बाय द सेंटर। क्या एक्सेप्शंस हैं या फिर क्या लिमिटेशंस हैं। अब ये लिमिटेशन ध्यान सुनना क्या क्या है, क्या क्या लिमिटेशंस, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो पहला एक्सेप्शन आपको समझो यहाँ पे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई भी यूनियन टेरिटरीज हैं, लाइक अंडमान निकोबार, ये यूनियन टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव आइलैंड, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली, इन ये जो आइलैंड्स हैं, ठीक है,
इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेंटर का कोई भी लॉ अगर आया और इसके हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो ही कैन अप्लाई द लॉ, ये डिसाइड करेंगे। अब ये लॉ बन के यहाँ पर आया, लेट्स से लॉ एक यहाँ पर आया, नाउ प्रेसिडेंट हैज़ टू डिसाइड कि इस लॉ को हमें चलने देना है, ओके ओके बोल देना है, या फिर इस लॉ को हमको क्या करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है इस लॉ में, ठीक है, या फिर इस लॉ को हमको कह देना है कि भाई रिटर्न कर देना है कि हम अप्लाई करने ही नहीं देंगे। तो प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू डू ऑल दीज थिंग्स इन वॉट एरिया, इन दिस क्या कहते हैं, इन दिस यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया विदाउट एनी एक्सेप्शंस, नो, यहाँ प्रेसिडेंट कैन डू दीज थिंग्स, कैन ऑल्टर दीज लॉज, ठीक है, ओके ओके। दूसरा क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ शेड्यूल एरियाज़ के बारे में, शेड्यूल एरियाज क्या होते हैं, आर्टिकल कौन से है, शेड्यूल 5 वाले एरियाज, यानी शेड्यूल एरियाज जो हैं, ये शेड्यूल एरियाज मान लो किसी भी स्टेट में है, तो यहाँ पे पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर। किसके हाथ में पावर है, पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर के। नाउ गवर्नर विल डिसाइड कि सेंटर के लॉ को, लेट्स से जो एक्स लॉ है, गवर्नर विल डिसाइड कि इस लॉ को मेरे को इस पर्टिकुलर मेरे शेड्यूल एरिया में चलने देना है कि नहीं देना है, या इसमें अमेंडमेंट करना है या क्या करना है, कौन डिसाइड करे, गवर्नर डिसाइड करेंगे। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब तीसरी चीज़ कि मेरे जो 6 शेड्यूल वाले एरियाज़ हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे ATMM, मैंने पढ़ाया था पीटी में, फिर भी देख लो, ATMM मतलब क्या, ATM में मनी गायब है, मनी नहीं है, मतलब कि मणिपुर नहीं है, तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम, ठीक है। ये जो 4 स्टेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द, ये कौन से स्टेट्स हैं, ये आपके शेड्यूल 6 वाले स्टेट्स हैं, ठीक है। और इसके एरिया को हम ट्राइबल एरियाज़ कहते हैं। इन ट्राइबल एरियाज़ की अगर हम बात करेंगे तो इन ट्राइबल एरियाज़ में प्रेसिडेंट के पास पावर आती है। तो हमने क्या देखा कि ये वाले जो यूनियन टेरिटरीज है, इसमें कैसे पावर किसके पास है, पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इन द शेड्यूल 5 एरियाज पावर इज द हैंड्स ऑफ गवर्नर, एंड इन शेड्यूल 6 एरियाज ट्राइबल एरियाज प्रेसिडेंट के पास पावर है। और तीनों जो पावर, किस तरह की पावर की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर टू अमेंड सेंटर के यानी पार्लियामेंट के लॉज, उस लॉ को अमेंड करना या उसको चलने देना या ना चलने देना, वो किसी के हाथ में, या प्रेसिडेंट के हाथ में, या गवर्नर के हाथ में, या अगेन प्रेसिडेंट के हाथ में। इतनी चीज़ रट लेंगे अगर, तो हमारे एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ऑलराइट। चलो ये मुझे लगता है कि क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा आपका, ओके यहाँ तक हो गया। अब एक क्वेश्चन से देखो लक्ष्मीकांत में और क्या दिया हुआ है इसके बाद, दे हैव गिवन कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट में व्हाट हैपेंड कि 1976 में हुआ ये, ओके। इसमें क्या हुआ कि जो व्हाट दे हैव डन इज दैट कि दे हैव डन स्टेट लिस्ट से निकाल के दे हैव ट्रांसफर्ड सम सब्जेक्ट्स इनटू द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। सेंटर ने काम किया ये, यस सेंटर ने काम किया। तो क्या सेंटर लिस्ट चेंज कर सकती है, यस कर सकती है, बट करने के लिए क्या अप्रूवल कौन सा चाहिए होगा, मेजॉरिटी कौन सा, ये बताओ, ये कौन सा शेड्यूल है, ये जो स्टेट की लिस्ट आती है किस शेड्यूल में गिवन है, ये 7 शेड्यूल में गिवन है। मैंने पढ़ाया था कि 7 शेड्यूल है, इट्स अ फेडरल मैटर, यस, स्टेट की पावर को कम कर रहे हो, तो क्या स्टेट का रेटिफिकेशन लगेगा, अब बताओ मुझे किस तरह का इसमें अप्रूवल लगेगा, 2/3 तो लगेगा ही प्रेसिडेंट वोटिंग का, यस, अच्छा 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ लगेगी, यस, ये भी लगेगा, और प्लस में क्या लगेगा कि ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल स्टेट का रेटिफिकेशन लगेगा, इतनी चीज़ लगेगी, तब जाके अप्रूव हुआ, तब जाके ये चेंज कर सकते हो। ये अप्रूव हुआ होगा उस टाइम, यस, उस टाइम अगर ये अमेंडमेंट आया तो इस अमेंडमेंट में कैसा अप्रूवल लगा होगा, ये जो मैंने बताया, ये 3 तरह का अप्रूवल लगा होगा, ठीक है, ओके। तो अप्रूवल हुआ तो इसमें क्या करा, इसने ट्रांसफर करे। अब एग्जाम में पूछता है आपसे कि कौन कौन सी चीज़ों को ट्रांसफर किया था इसने, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया था, ये 5 सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आप देख लो, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला किया था फॉरेस्ट, अब बताता हूँ फॉरेस्ट क्यों किया था, ठीक है, फॉरेस्ट किया था, एंड फिर किया था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में किया था। ये देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्यों किया, देखो ये 76 में हुआ, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास देखो वो बना था ना हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके लिए किया था, समझ गए इस बात को, ओके। और क्या है, और एजुकेशन को किया, ओके ऑल राइट। और एक और चीज़ क्या थी, एजुकेशन हो गया, एंड आपका वेट एंड मेजर है, एंड जस्टिस है, वेट एंड मेजर एंड जस्टिस, ध्यान रख लेना इसको, बस एक बार मोटा मोटा देख लेना, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट को इन्होंने शिफ्ट करा था, ठीक है, इतना समझ लिया तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब मैं तो क्या बोलता हूँ कि देखो मेरे को तो एक चीज़ पता है कि स्टेट का काम है कि स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना, ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस यही होना है। सेंटर का काम है कि यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाना, और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर ये बोथ स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बनाते हैं। बट अगर एट एनी पॉइंट सेंटर चाहे कि मैं यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाऊँ तो क्या बना सकती, सॉरी स्टेट चाहे कि यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाऊँ तो बना सकती है, नेवर। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरा सेंटर चाहे कि मैं यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाऊँ तो क्या बना सकती है, यस बना सकती है, बट अंडर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। वो क्या एक्सेप्शनल्स है, देयर आर 5 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अंडर विच द सेंटर मैं बोलता हूँ कि सेंटर कैन मेक लॉ मतलब पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। तो इन 5 सर्कमस्टांसेस में कि दिस आर द सर्कमस्टांसेस वेयर द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। ये कौन से 5 सर्कमस्टांसेस है, इनको हमको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन इज योर कि राज्यसभा, पहले समझ लो कि नेशनल इमरजेंसी लग गई। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है तो
स्टेट का बताओ एक चीज़ कि क्या स्टेट गवर्नमेंट डिजॉल्व हो जाती है? ज़रूरी नहीं कि डिजॉल्व हो जाए, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब कि नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इसका मतलब कि स्टेट भी लॉ बना सकता है और पार्लियामेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट जब इमरजेंसी लग जाती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। सेकंड क्या है? सेकंड इज योर प्रेसिडेंट रूल, कि जब प्रेसिडेंट रूल लगा, ठीक है, जस्ट सेकंड ना, ओके, तो जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो फिर पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, तो प्रेसिडेंट रूल में बना सकती है। ओके ओके, प्रेसिडेंट रूल लगा तो ये बना सकती है। चलो, दो चीज़ पता लग गई हमें, यहाँ बना सकती है। तीसरी चीज़ क्या है कि तीसरी चीज़ है कि जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे, कि राज्यसभा अप्रूव कर दे, व्हेन राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे, राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन, मतलब कि अप्रूवल दे दे, राज्यसभा बोल दे चलो भाई ठीक है, सेंटर कैन मेक लॉज। अब सवाल है कि राज्यसभा के पास पावर क्यों है देने की? क्योंकि राज्यसभा इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये स्टेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, एमएलए सेलेक्ट कर रहा है इनको, सो इट इज़ अ काउंसिल ऑफ स्टेट। दैट्स वाई अगर राज्यसभा अप्रूव कर देता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब ये अप्रूव रेजोल्यूशन पास कर, रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन को अगर पास कर दिया कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, ठीक है, ये कर दिया। अब सवाल है कि जो रेजोल्यूशन पास किया ये किस मेजॉरिटी से पास करेगा? दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये किस मेजॉरिटी से पास करेगा? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी है। इसमें क्या होता है कि 2/3 प्रेजेंट वोटिंग, बस और कुछ नहीं, 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग। अब बताओ कि आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल मेजॉरिटी, नॉर्मल मेजॉरिटी नहीं है यार, ये स्पेशल मेजॉरिटी जो हमने पढ़ी है जनरली, उसमें 2/3 वोटिंग होता है प्लस हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी होता है। इसमें हाफ टोटल स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2/3 वोटिंग है। तो ये स्पेशल कैसे कहाँ लगता है? ये रेजोल्यूशन के टाइम में लगता है, ये एक ही जगह पर लगता है, ठीक है, ओके। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इतनी चीज़ क्लियर होगी, नेशनल इमरजेंसी हो गई। अच्छा, अब क्या है? अब एक और, ये हुआ 5 केसेस था ना हमारा, ठीक है, कितने केसेस हैं? 1 2 3, हाँ 4 5, 3 हुआ हमारा भी, 2 और देख लो। और 2 क्या है कि एक मान लो कि स्टेट ने खुद ही आकर रिक्वेस्ट करा, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, ऐसे लिखो कि व्हेन 2 और मोर स्टेट आते हैं, बोलते हैं कि यार देखो ऐसा है कि आप पार्लियामेंट जो है आप स्टेट मैटर पे लॉ बनाओ, हमारे से हमसे नहीं चल पा रहा है। तो ये जब रिक्वेस्ट करते हैं तो इस रिक्वेस्ट के टाइम में पार्लियामेंट कैन मेक लॉस, ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवा इस दी कि लेटस से कि फॉर एग्जाम्पल, मैं तो क्या बोलता हूँ कि एग्जाम्पल पांचवा यहाँ लिख लो आप अलग से, कि 5 में आप ये लिखो कि अगर मान लो कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, इंटरनेशनल कोई ट्रीटी एग्रीमेंट है, उसको मेरे को अगर ऑब्लाइज करना है तो उसके लिए सेंटर कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। क्लियर है जहाँ तक ये चीज़? तो ये 5 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम में यहाँ पे दिया हुआ है आपके, क्या लक्ष्मीकांत में एक चीज़ दी हुई है कि यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मैटर स्पेसिफिक होता है या इनी मैटर होता है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट से कि इसने कहा ना, ये सरेंडरिंग क्या हो, इसका क्या मतलब है कि अभी स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, कहीं ना कहीं सरेंडर कर रही है, स्टेट अपनी पावर को सरेंडर कर रही है या उसकी पावर छिन जा रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर नेशनल इमरजेंसी में स्टेट के पास स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना रहा है तो पार्लियामेंट इज इंक्रोचिंग इन दर लॉ मेकिंग फील्ड। ओके, सो अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि क्या पार्लियामेंट हर एक चीज़ पे लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट के हर एक टॉपिक पे लिस्ट बना सकता है? नो। तो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है बेसिकली कि इसमें आपको क्या करना है कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में जब ये इमरजेंसी लग गई तो आप स्टेट लिस्ट के पार्लियामेंट जो है इसके किसी भी मैटर पे लॉ बना सकता है, यानी इसके किसी भी जो लिस्ट में, जैसे लिस्ट होता है ना, जैसे स्टेट लिस्ट है, तो मेरे देखा ना यहाँ पे, कहाँ गया दिखाता हूँ, यूनिट लिस्ट में मेरे पास टॉपिक्स है ना, तो इन सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें कि एनी सब्जेक्ट, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल जब लग गया तो स्टेट का तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये भी एनी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है पार्लियामेंट, किसी भी बना सकता है। ओके, अब मैं बोलता हूँ राज्यसभा ने जब रेजोल्यूशन पास करा है तो ये रेजोल्यूशन जब पास करता है ना तो इट सेज ओनली अबाउट फ्यू मैटर्स, तो इट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कि ओनली फ्यू सब्जेक्ट, ओनली फ्यू सब्जेक्ट्स, ओनली सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये, कि किसी की सब्जेक्ट बनाएगा, सब पे नहीं बनाएगा, नॉट ऑल, नॉट एनी, नॉट ऑल, ठीक है, नॉट ऑल। इतना हो गया। ओके, जब मैं बोलता हूँ कि स्टेट ने दो से ज़्यादा स्टेट ने रिक्वेस्ट करा है तो अगेन ये मैं बोलूँगा कि मेरी पावर तुम ले लो, तो ये थोड़ी बोलूँगा कि मैं तो चाहूँगा ना कम से कम पावर को सरेंडर करूँ। तो दिस है मैटर स्पेसिफिक, देखो भाई इस मैटर पे हमसे लॉ नहीं बन रहा, ये पर्टिकुलर मैटर पे यानी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप क्या करो, लॉ बना दो, यानी पूरे पे तो नहीं बनाएंगे। यानी अगर मैं बोलूँ कि कंप्लीट, नो कंप्लीट इसमें नहीं, एनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मान लो मैंने इन्वायरमेंट में साइन करा इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो क्या मैं सारे के सारे पे लॉ बना दूंगा? नहीं, तो मैं सिर्फ इन्वायरमेंट पे या जैसे सब्जेक्ट पे जिस पर मेरे को चाहिए उस पर कर बनाऊंगा मैं लॉ, तो इट इज़ ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ देखो एक चीज़ है कि मान लो मेरे पास सरकार है तो मैं बोलूँगा कि कल को मान लो मुझे किसी भी चीज़ को करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या बोलूँगा कि यार ठीक है सिर्फ इन्वायरमेंट बनाओ या फिर वाइल्ड लाइफ पे मत बनाओ या फिर क्राइम पे मत बनाओ, पुलिस पे मत बनाओ। मान लो कि इंटरपोल का कुछ ट्रीटी साइन करना होगा मुझे तो मैं तो उसे बना सकता हूँ ना, पुलिस पे, प्रिजन पे। तो दैट्स वाई इस पर क्या कर सकती है, दे कैन मेक लॉ ऑन एनी, क्योंकि मेरे को इंटरनेशनल जवाब देना है तो यहाँ पावर से ज़्यादा हो जाती है, तो इट कैन मेक लॉ ऑन एनी मैटर। ठीक है, हो गया। ओके, इतना देख लिया। ओके, वेरी वेल। तो हमारा ये लेजिस्लेटिव वाला यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं लक्ष्मीकांत में क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ।
ओके अच्छा, और जैसे एक तो देखा हमने कि 5 केसेस में सरेंडर करके सेंटर कैन टेक ओवर द स्टेट लिस्ट, तो यहाँ सेंटर सरपास को स्टेट से बड़ा हो गया, यस एक केस में बड़ा हो गया। और क्या केस में बड़ा हो सकता है? इन वट अदर सर्कमस्टांस है सेंटर कैन टेक ओवर द स्टेट का लॉ मेकिंग पावर कैसे इंक्रोच कर सकता है? और देखो अदर सर्कमस्टांस देखो जहाँ पे सेंटर इज ग्रेटर देन द स्टेट। और क्या है देखो, और क्या है देखो कि गवर्नर कैन रिजर्व द बिल, यस गवर्नर कैन रिजर्व द बिल, कि बोलेंगे यार प्रेसिडेंट साहब अप्रूव करेंगे तो करेंगे, मैं तो नहीं कर रहा अप्रूव, गवर्नर कैन रिजर्व द बिल। ओके, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? और गवर्नर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट रूल, यस तो एक वो हो सकता है। ठीक है, इतना हमारा यहाँ से लेजिस्लेटिव वाला खत्म हुआ। एक बार इसको रिकॉल कर लो, एक बार लेजिस्लेटिव रिकॉल कर लो कि क्या देखा हमने। व्हाट वी हैव सीन इज दैट लेजिस्लेटिव रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो वी आर सीइंग कि जो सेंटर का पावर है यानी पार्लियामेंट जो लॉ बना रहा है वो कंट्री में कहाँ कहाँ लगेगा। कहीं कहीं नहीं लगेगा, जहाँ जहाँ नहीं लगेगा अंडमान निकोबार नहीं लगेगा, लगेगा या फिर नहीं लगेगा कौन डिसाइड करेगा? कहीं तो भी प्रेसिडेंट करेंगे, कहीं तो भी गवर्नर करेंगे। 5th शेड्यूल वाले एरिया से गवर्नर करेंगे, बाकी हर जगह प्रेसिडेंट करेंगे। क्लियर है? ओके, अब मैं बोलता हूँ कि किस केसेस में सेंटर कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, वो हमारे 5 सर्कमस्टांसेस देख लिया हमने। ओके, अब कि ये चीज़ हो गया, बस इतना ही देखना है। अब हम बात करेंगे जैसे हमने देखा ना यहाँ पे क्या देखा, लेजिस्लेटिव रिलेशन था, ये हमारा ये वाला पार्ट ओवर हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ठीक है, खत्म ही है चैप्टर हमारा, जल्दी से लेक्चर ये सेंटर स्टेट खत्म हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर है किस तरीके से सेंटर कैन, अब यहाँ पर भी देखोगे वही चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, सेंटर कहीं ना कहीं तरीके से आएगा और स्टेट की पावर को ओवरकम कर जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ होती है कि सेंटर डायरेक्शन देना है स्टेट को, ये सिर्फ कहने की बात है। इट्स लाइक सेंटर इज गिविंग ऑर्डर नॉट डायरेक्शन, प्यारे वर्ड में बोल दी। ठीक है, तो सेंटर स्टेट को क्या इशू कर रहा है? डायरेक्शन इशू कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? ओके ओके, अब डायरेक्शन इशू करने का मतलब क्या है कि सेंटर बोल रहा है कि मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूँ आपको फॉलो करना है, और अगर फॉलो नहीं करोगे देन आर्टिकल, ये डायरेक्शन सिर्फ नाम का है कि डायरेक्शन नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर। क्यों ऑर्डर बोल रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आप फॉलो नहीं करोगे इन केस ऑफ फेलियर कि स्टेट फॉलो नहीं कर रही है इसको, देन आर्टिकल 365 गिव्स द सेंटिव द प्रेसिडेंट द पावर टू डिक्लेयर कि स्टेट में चीज़ें फंक्शन नहीं कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का फेलियर हो गया है, एंड प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल ओवर हियर। तो आप समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम है? ये सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, इट इज़ अ क्लियर कट ऑर्डर। ठीक है, दिस इज द थिंग। आर्टिकल 365 कहता है कि अगर डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, विच डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन है, कितने डायरेक्शंस हैं? वी हैव समवेयर अराउंड 4 डायरेक्शंस। इन 4 डायरेक्शन को अगर फॉलो नहीं किया तो आपको क्या है, आर्टिकल 365 गारंटी करता है ये चीज़, इम्पावर्स द प्रेसिडेंट की यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अब इसे कैसे याद रखोगे? आर्टिकल 356 जो है ये बात करता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, तो ये दोनों आर्टिकल कनेक्टेड है। देख रहे हो, समझ रहे हो इस बात को कि 36 टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट रूल इन आर्टिकल, इस देखो 5-6 को उल्टा सीधा कर दो, 65 56। ठीक है, 6 यहाँ 5 यहाँ। 65 बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है, बट कब लगाना है? जब स्टेट जो है सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा। बट क्या सारे डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा? नहीं, ओनली दिस 4 डायरेक्शन। ये क्या 4 डायरेक्शन है? ये थोड़े वेग है, समझो। पहला डायरेक्शन कह रहा है कि पहला डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन नंबर 1 इज कि कम्युनिकेशन, ठीक है, नेशनल या मिलिट्री लेवल के कम्युनिकेशन जो है, अगर इस कम्युनिकेशन के मेंटेनेंस पे अगर स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो कम्युनिकेशन रिलेटेड बात हो गई। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड डायरेक्शन क्या है कि अगर रेलवेज के प्रोटेक्शन के लिए, किसी स्टेट में रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए कुछ डायरेक्शन देना है, सेंटर बता रही है, स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये केस में कर सकते हैं। तीसरा क्या केस है भाई? तीसरा केस है कि अगर मदर टंग को लेके, मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज, ये ध्यान रखना, नॉट सेकेंडरी, एट द प्राइमरी स्टेज एजुकेशन में बात कर रहा है, एट अ प्राइमरी एजुकेशन में बात कर रहा है, तो ये अगर डायरेक्शन फॉलो नहीं करता तो अगेन दे कैन इम्पोज। ओके, ऑल राइट, ओके, ठीक है। 4th डायरेक्शन इज योर, 4th डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगा कि जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ है हमारे, उनको लेके जो भी डायरेक्शन इशू करना है वो यहाँ पे ये कर सकते हैं। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं एसटी के लिए, इनके ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए अगर कोई चीज़ करनी हो तो यहाँ पर डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल समझना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या सिर्फ इन्हीं चारों चीज़ों पे डायरेक्शन इशू किया जा सकता है? नहीं, इन चारों के अलावा एनी मैटर दैट द सेंटर सीम्स फिट, इसके ऊपर डायरेक्शन इशू कर सकता है। एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, एनी मैटर, यानी इसके अलावा एनी किसी भी और मैटर पे भी डायरेक्शन इशू किया जा सकता है। तो ये 4 पे तो किया जा ही सकता है, इन 4 के अलावा और भी किसी पे भी किया जा सकता है डायरेक्शन इशू। ठीक है, नहीं फॉलो करोगे तो सीधा तुम पे क्या इमरजेंसी लगा देंगे हम लोग, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे, दैट इज़ इट। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारा एक चीज़ और रहता है, दिखाता हूँ मैं वो, दैट इज़ बेसिकली योर क्या बोलते हैं उसको, अच्छा एक और चीज़ है, रेसिड्यूरी पावर बोलते हैं उसको। जैसे एक तो होता है स्टेट लिस्ट में, एक होता है सेंट्रल लिस्ट में, ठीक है, एक होता है कंकरेंट लिस्ट में, एक होता है कहीं नहीं है।
तो दैट इज़ बॉडीज जो कि मान लो कि साइबर स्पेस है, उस टाइम था नहीं, हमारे टाइम में जब बना था, तो साइबर स्पेस उसको रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं। वो किसके हाथ में होता है? रेसिड्यूरी पावर इंडिया में लाइज इन द हैंड ऑफ स्टेट। तो मैं अगर यहाँ पे अगर आपकी चीज़ लिख दूँ यहाँ पे कि रेसिड्यूरी पावर जो हमारा है, ठीक है, इफ आई राइट ओवर हियर कि रेसिड्यूरी पावर किसके पास है इंडिया में, किसके पास है? लाइज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। तो ये सॉरी स्टेट नहीं, सेंटर, यूनियन के पास है। तो ये क्या यूनियन को पावरफुल बनाता है? यस। तो अगेन ये भी एक और फैक्टर है कि यूनियन की लेजिस्लेटिव पावर क्या ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म जो है वो सेंटर के साइड में टिल्टेड है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, वेरी वेल। अच्छा, और क्या देखना था हमें? कुछ और बच गया क्या? ओके, अब मैं आपको बोलता हूँ कि बोरिंग पावर के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में आपसे। ठीक है, बोरिंग पावर क्या होता है? एक क्वेश्चन पूछते हैं सरकरिया कमीशन के ऊपर। सरकरिया कमीशन के देखो, अगर ये बुक खोलोगे तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं, आगे बढ़ोगे ना इसमें तो कमीशन दे रखी हैं यहाँ पे। सरकरिया कमीशन है, पंची कमीशन है, आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन है। ठीक है, ये बड़े बड़ी चीज़ें दे रखी, ये सब आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ इसके लिए इतना पढ़ो, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ओके। अब मैं फाइनेंशियल, मैंने बात कर ली लेजिस्लेटिव, मैंने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव, नाउ आई विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल पावर। अब देखो फाइनेंशियल पावर की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ दिमाग चमकनी चाहिए। पहली चमकनी चाहिए एक चीज़ ये कि हमारे पास देखो लोन, फाइनेंशियल का मतलब होता है बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोन हमारे लिए। जीएसटी वगैरह तो है ही, बट लोन भी तो है। तो लोन की बात अगर करें, हम फाइनेंशियल पावर के बारे में बात करेंगे, लोन के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो फाइनेंशियल पावर की बात कर लो। एक मिनट रुक जाओ। तो मैं बोलता हूँ कि लोन का क्या सीन है, मतलब लोन का मतलब क्या है? बोरो। तो क्या सेंटर कहीं से बोरो कर सकता है? तो देख लो यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ कि अगर सेंटर के बारे में बात करेंगे तो सेंटर तो इंडिया के विद इन इंडिया भी बोरो कर सकता है एंड आउटसाइड इंडिया भी बोरो कर सकता है सेंटर। तो सेंटर यहाँ पे इंडिया से भी कर सकता है, इंडिया के बाहर भी बोरो कर सकता है। ओके, लेकिन जैसे ही मैं स्टेट के बारे में बात करता हूँ तो स्टेट कैन बोरो ओनली विद इन इंडिया। तो स्टेट इंडिया के इनसाइड बोरो कर सकता है, बट इंडिया के आउटसाइड स्टेट कैन नॉट बोरो। अब द क्वेश्चन इज कि क्यों नहीं कर सकता? ये यही लिमिटेशन है उनके पावर की। ठीक है, ओके, यहाँ तक ओके। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव में एक और चीज़ देख लो यार, यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक था हमारा, इसको कहते हैं म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ पावर। मतलब डेलीगेशन मतलब क्या होता है कि मेरा काम भाई तू कर दे। ठीक है, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर पावर। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर कल को लेट्स से यहाँ पे दो केसेस हैं, अगर ये मेरे को बोलता है स्टेट आके बोलता है कि स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंटर को बोलता है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, आप कर दो यार। ठीक है, तो सेंटर कैन एक्सेप्ट इट, सेंटर कैन रिफ्यूज़ इट। अगर सेंटर ने रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर स्टेट के पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वन वे। बट अब मान लो कि सेंटर के ने अब स्टेट को डेलीगेट करा, बोला कि मेरा काम तुम कर दो, जैसे डायरेक्शन इशू कर रहा था उस तरीके से यहाँ पे काम डेलीगेट करना है। तो डेलीगेट कर रहा है। अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं, मान लो डेलीगेट कर दिया इसने, दो केसेस हैं कि या तो सेंटर स्टेट जो है वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई मैं आपका काम कर दूंगा बड़े भैया। ठीक है, या फिर बोले कि डिनाई कर दे। ठीक है, जब एक्सेप्ट कर ले तो ये डेलीगेशन जो है कंसेंट अगर दे दे अपना, यानी मतलब कंसेंट अगर दे दिया इसने, तो हमारे प्रेसिडेंट भी इशू कर सकते हैं डेलीगेशन कि हाँ भाई तुम ये काम कर दो। लेकिन अगर डिनाई कर दिया तो ये बोलेगा भाई हुक और क्रूक, सेंटर बोलेगा मैं तो पावर तो मेरे पास सही, मैं बड़ा भाई हूँ, तो आई विल मेक यू डू इट। होते हैं छोटे भाई से काम करवाते हैं, तो वही चीज़ है। कैसे करेंगे? ये बोलेंगे मेरे पास एक सुपर पावर है पार्लियामेंट, मैं पार्लियामेंट में बोलूँगा कि पास करो लॉ वो और तुमसे करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर डिनाई कर दिया, कंसेंट नहीं दिया, तो पार्लियामेंट को पास जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट तो दिलवा ही देगा। समझ गए इस बात को? लेकिन सेंटर करवा सकता है काम दोनों ही केस में, चाहे एक्सेप्ट कर लो तो एक्सेप्ट कर लो तो ईजी है सेंटर के लिए, प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव इशू कर देगा ऑर्डर। लेकिन अगर बोलेगा कि नहीं डिनाई कर देगा तो बोलेगा कोई बात नहीं, आई विल ब्रिंग माई सुपर पावर, पार्लियामेंट के पास जाएगा, एक लॉ पास करेगा, काम खत्म हुआ। ठीक है, दैट इज इट। फाइनेंशियल्स में देख लिया हमने, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब कुछ कमिटीज़ एग्जाम पूछते हैं कि ये सारी जो कमिटी है किससे रिलेटेड है? पंची कमीशन, सरकरिया कमीशन, ठीक है, ये सारा कुछ जो है राजा मन्नार कमेटी, ये सब इससे ही कनेक्टेड है। ओके, सेंटर स्टेट रिलेशन से कनेक्टेड है। आप सबकी रिकमेंडेशन पढ़ने बैठोगे तो बाल नोच के बैठ लोगे, नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, दीवार पर सर पीटने लगोगे अपना। तो सेंटर स्टेट कैन गिव ग्रांट, ये हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि अगर सेंटर ने स्टेट को लोन दिया है लेट से, तो ये सेंटर के कहाँ पे होगा? सेंटर के स्टेट को लोन दे सकता है? यस, दे सकता है। तो सेंटर के कहाँ पे चार्ज होगा ये लोन? ये CFI पे चार्ज होगा। अगर सेंटर ने मान लो सेंटर ने स्टेट को लोन दिया, ठीक है, एक लोन दे दिया, तो ये लोन चार्ज कहाँ पे होगा? दिस लोन विल चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इतनी बात क्लियर है? ओके। क्या स्टेट बॉन्ड इशू करके लोन उठा सकता है इंडिया से? यस, इंडिया के अंदर बॉन्ड इशू करके अपने स्टेट ट्रेजरी बिल लॉन्च करके अपना काम कर सकता है। ओके ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब विल टॉक अबाउट द इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट कंप्लीट है हमारा। नाउ विल टॉक अबाउट इंटर स्टेट, टॉकिंग अबाउट द इंटर स्टेट रिलेशन।
कि अभी मैंने देख लिया कि सेंटर स्टेट में क्या सीन है, अब स्टेट स्टेट भी तो आपस में झगड़ा कर सकते हैं ना, कि वो स्टेट बोल रहा है कि मेरे बॉर्डर पे तुम आ गए, वो बोलता है मेरा पानी तुमने ले लिया, तो दैट इज़ वाई स्टेट में किस तरह का डिस्प्यूट होगा डिस्प्यूट हो सकता है, राइट राइट सॉरी। तो नाउ सॉरी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, स्टेट स्टेट के बीच का रिलेशन क्या है। तो मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे कि स्टेट और स्टेट में क्या क्या झगड़ा हो सकता है। तो पहला तो ये बोल सकता है कि मेरे बॉर्डर का डिस्प्यूट हो सकता है, कि मेरे जैसे होता है अभी जस्ट यहाँ पे हुआ था अभी नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, हमेशा होते रहता है, ओके, बॉर्डर डिस्प्यूट, या फिर हो सकता है वाटर के ऊपर डिस्प्यूट, हमेशा कृष्णा रिवर के ऊपर, गोदावरी रिवर के ऊपर डिस्प्यूट होता है, बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। ये दो चीज़ों में डिस्प्यूट हमेशा होता है। अब इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मैकेनिज्म दे रखा है, लाइक इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है, इस तरीके से, या फिर रिवर बोर्ड्स, ये सब किया हुआ है। इसमें कुछ आर्टिकल दिमाग में रखने पड़ेंगे हमें, आर्टिकल हटवा दूंगा मैं यहाँ पे, टेंशन नहीं लो, ठीक है, विल टॉक अबाउट दोस आर्टिकल्स इन ब्रीफ, और यहीं कहीं रट लेना उसको, टेंशन की बात नहीं है कुछ, ओके, ऑलराइट, गिव मी अ सेकंड, ओके ओके, यहाँ तक तो कर लिया हमने। अब देखो कुछ बातें करो इंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर। पहली चीज़ कि मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे एक चीज़ आप दिमाग में रखो कि, एक सेकंड रुक जाओ, लक्ष्मीकांत खोल लीजिए आप भी अपना, ठीक है, ओपन द लक्ष्मीकांत फॉर बेटर क्लैरिटी। क्या नहीं करना है बता दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो इसमें आर्टिकल, दो आर्टिकल अपने को पढ़ने हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक है आर्टिकल 262, एक है आर्टिकल 263। इन तीनों को दोनों को पढ़ लिया तो हमारा काम हो जाएगा। आर्टिकल 262 क्या कहता है? ये 262 कहता है, सिंपल सी बात है कि ये कहता है कि पार्लियामेंट को एम्पावर करता है ये, ठीक है, ये पार्लियामेंट को बोलता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, ठीक है, पार्लियामेंट को बेसिकली एम्पावर करता है, ठीक है, पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया, क्यों एम्पावर किया? टू मेक लॉज। अब लॉ किस चीज़ के लिए बनाने हैं? लॉ बनाना है इंटर स्टेट के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ठीक है, बना दिया लॉ। अब इसने क्या करा, इंटर स्टेट के वाटर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लॉ बनाता है। तो बेसिकली क्या बात करता है, वाटर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, तो पार्लियामेंट लॉ बना दिया, चलो ठीक है, बना दिया। अब इसने दो लॉ इनैक्ट करे, एक लॉ इनैक्ट करा, उसको बोला गया इसने रिवर बोर्ड एक्ट, ठीक है, कि रिवर बोर्ड बनाया गया बाकी सारी रिवर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, ओके। एक और बनाया गया इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स एक्ट। इस डिस्प्यूट एक्ट में क्या करा ना, इस एक्ट से पावर लेकर अब क्या होता है कि जो ये है यहाँ पे दे इस्टेब्लिश सम ट्रिब्यूनल्स। अभी ट्रिब्यूनल जो भी जस्टिस देगा इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बोलोगे जुडिशियल क्यों नहीं होगा? देखो ऐसी बात है ना कि पावर खुद से ही सरेंडर किया हुआ है, ठीक है, ये बाइंडिंग होगी, जो भी डिसीजन ये देगा आपका ना, ये वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल जो भी देगा आपका, एडजुडिकेट करेगा, दिस विल बी बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी इसके ऊपर, एंड द डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग नहीं होगी। अब सवाल है क्यों नहीं होगी? कॉमन सेंस लगाओ कि सुप्रीम कोर्ट पे कितना काम है यार। अब ये मान लो कि स्पेशल इसी रिवर के लिए बनाया गया है इसको ट्रिब्यूनल को, तो वो ज़्यादा अच्छे समझेगा ना, है तो इसमें मेंबर्स तो जुडिशियली तो है इसमें, ठीक है, तो ये सारी बात हो गई, दैट इज़ अ थिंग, ठीक है। अच्छा अब समझो यहाँ पे कि ये जो ट्रिब्यूनल पहले थे ना, पहले ये एडहॉक ट्रिब्यूनल हुआ करते थे, मतलब कि काम के लिए बनाया, डिस्प्यूट सॉल्व हुआ, हटा दिया। बट इन 2021 में अमेंडमेंट हुआ, ये इस अमेंडमेंट एक्ट में ना 2019 में अमेंडमेंट हुआ, एंड इस अमेंडमेंट में क्या हो गया कि इन्होंने क्या कर दिया, इसको इस एडहॉक को कर दिया परमानेंट। अब नाउ दिस ट्राइब्यूनल्स आर परमानेंट ऑल्सो, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बोल देगा कि अगर ये ट्रिब्यूनल सिर्फ परमानेंट है या सिर्फ एडहॉक नहीं, परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट भी है। इतनी बात क्लियर है? ओके, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देर इज़ द थिंग विच एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से पूछता है वो दैट इज़ योर इंटर स्टेट काउंसिल, और एक है जोनल काउंसिल। इसको अगर कर लिया तो हमारा काम खत्म, इसका कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ लो, जोनल काउंसिल पढ़ लो, और फिर आपका काम हो गया, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ यार, एक और आपका ट्रेड एंड कॉमर्स भी है, बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करो। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इंटर स्टेट काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? नो, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अंडर व्हाट? अंडर आर्टिकल 263। क्लियर है? इंटर स्टेट काउंसिल काम क्या है इसका, इंटर स्टेट काउंसिल का, कि यार आपके स्टेट में डिस्प्यूट होगा ना, तो ये काउंसिल उसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेगी, ठीक है, ओके। सिर्फ वाटर का नहीं करेगी, ये इन जनरल करेगी। इंटर स्टेट काउंसिल है, वाटर डिस्प्यूट वाले वाटर पे करेगी, बट आर्टिकल 263 कहता है कि इन जनरल एक काउंसिल बनाई जाएगी फॉर अ बेटर फेडरलिज्म, ठीक है। क्या परमानेंट बॉडी है? यस, इट्स अ परमानेंट बॉडी एस्टैब्लिश इन 1990, परमानेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, परमानेंट टेम्पररी नहीं है, एग्जाम के ध्यान रखना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके मेंबर कौन कौन है एंड चेयरमैन कौन है। मेंबर प्लस चेयरमैन, देखो इसके जो चेयरमैन है
इसके जो चेयरमैन हैं, आई वुड से कि जो चेयरमैन है वो कौन होंगे आपको बताओ मेरे को। चेयरमैन इज़ योर होम मिनिस्टर, नो, योर प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर हो गए। एंड उसके बाद जो भी सीए, जो भी स्टेट का बनाया है, सारे स्टेट के सीएम आपके आ जाएंगे। ओके, और क्या आ जाएंगे, यूटी है तो उसके एडमिन आ जाएंगे, यूटी है तो उसके एडमिन आ जाएंगे, एडमिनिस्टर ऑफ यूटी। ठीक है, और कुछ तो भी इसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे हमारे पास। चीज़ क्लियर है? ओके, अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर इस काउंसिल ने कुछ रिकमेंडेशन अगर दी है, ठीक है, या फिर कोई एडवाइस इशू करी है, तो ये क्या, मान लो रिकमेंडेशन दी है, तो क्या ये रिकमेंडेशन मेरी बाइंडिंग होगी या फिर एडवाइजरी नेचर की होगी? सो दिस इज़ बाइंडिंग और दिस इज़ जस्ट एडवाइजरी इन नेचर? बताओ मेरे को, बताओ मुझे बताओ। इट इज़ नॉट बाइंडिंग इन नेचर, नॉट बाइंडिंग, इट ज़्यादा इट इज़ एडवाइजरी इन नेचर। क्लियर है? ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका कि साल में कितनी बार मिलेंगे? दे मीट ट्वाइस अ ईयर, नो, दे मीट थ्राइस अ ईयर, 3 times पर ईयर इनका मीटिंग टाइम है। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसके पास खुद की एक स्टैंडिंग कमेटी भी है, इस पूरे काउंसिल की खुद की एक स्टैंडिंग कमेटी भी एग्जाम पूछ सकता है आपसे, स्टैंडिंग कमेटी है, और इसके जो हेड हैं वो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं। ठीक है, दैट इज़ योर होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ दिस बेसिक कमेटी। क्लियर है? अब बात करेंगे जोनल काउंसिल, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद सब कुछ खत्म है। दैट इज़ जोनल काउंसिल। अब जोनल काउंसिल क्यों बनाया गया कि बोला कि इंटर स्टेट काउंसिल तो पूरे कंट्री के लिए डील कर रहा है, एक जोन वाली से बना दो ना यार, ज़्यादा ईजी होगा। तो जोनल काउंसिल बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि स्टैट्यूटरी है? इट इज़ स्टैट्यूटरी। नाउ दिस वन पॉइंट ध्यान रखना कि इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ रादर स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है आपका। ठीक है, पहली चीज़ देख लिया जोनल काउंसिल के बारे में बात। ठीक है, और देख लो। अच्छा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1956 में जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया था हमने, उस 1956 एक्ट में बनाया गया था। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और बनाई गई काउंसिल 1971 में, दैट वाज योर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो मतलब हमने क्या करा ना कि इंडिया को जोन में डिवाइड कर दिया। यहाँ देख लो, अच्छे से लिख लो। हमने क्या करा, एक सेकंड, हमने इंडिया को जोन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो आपका सेंट्रल काउंसिल, एक सेंट्रल जोन, एक आपका ये आपका नॉर्दर्न जोन। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा वेस्टर्न जोन। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा सदर्न जोन, और फिर आपका आ गया यहाँ पे एक हो गया ईस्टर्न जोन, ये हो गया आपका ईस्टर्न जोन, और फिर एक अलग से बनाया है इन्होंने, उसको बोला इन्होंने, ये वाला पार्ट बोला नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है, नॉर्थ ईस्टर्न जो जोनल काउंसिल है, दिस जोनल काउंसिल इज एस्टैब्लिश अंडर अ सेपरेट एक्ट इन द 1971 एंड दिस 5, ये जो आपका जो ये उठा लो नॉर्थ, ये उठा लो आपका वेस्टर्न काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ये आपका नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ये हो गया आपका सदर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, ये हो गया आपका ईस्टर्न जोनल काउंसिल। तो ये जो आपके 4 हैं कि नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न, और ये आपका सेंट्रल भी है एक। ठीक है, तो ये जो 5 है ना, ये 5 पहले से बनाए गए थे। तो ये जो 5 हो गए आपके, ये 5 ऐसे बनाया गया, 1956 से बनाया गया था। तो समझ लो कि इस 5 1956 में क्या बनाया गया, ये 5 जोनल काउंसिल बनाया गया। कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। और 71 वाले बनाया गया नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। इतनी समझ में आती है? टोटल कितने इंडिया में? 6 हैं। ठीक है, जोनल काउंसिल, बस इतना समझ गए ना, तो आपके दिमाग के लिए कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड योर क्वेश्चन विल बी इजी पीजी। ठीक है, बस क्लियर है। एक सवाल आया तो 2013 में क्वेश्चन आया, ऑप्शन में क्या देता है, एक पीवाईक्यू देख लो 2013 का, वो क्या कहता है, वो कहता है कि इसमें से कौन से ना विच आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला था आपका एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं यार, नहीं है। दूसरी क्या है, प्लानिंग कमीशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, बाद में इंसेप्शन हुआ इसका, ये भी नहीं है। तीसरा क्या है आपका जोनल काउंसिल, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, हम जज से काम नहीं किया, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये भी नहीं है, तो जोनल काउंसिल भी नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ, नन ऑफ द अबव था। ठीक है, क्लियर हुआ? दैट इज़ इट, बस हमारा काम खत्म हो गया। दिस इज इट अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब यहाँ पे इसको ओवर करते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इन विच विल टॉक अबाउट, देखते हैं क्या बात करते हैं, पॉलिटी का कुछ बात करेंगे, मोस्ट लाइकली विल टॉक अबाउट, विल स्टार्ट आई वुड से फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं इसके बाद। ओके, सो कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय, गॉड स्पीड।